तो जब वो गोला बाहर आ गया तो हमने देखा कि यार ये तो क्या हो गया, गोला कैसे आया बाहर, आना किसको था, बच्चे को। मैंने बोला गोला बाहर आ गया, कभी आया, कभी नहीं। आप लोग हाँ बोल रहे मेरे को। इट इज़ अ फ्लो, बातों के फ्लो में आपने भी मेरे साथ साथ बोला कि हाँ बाहर आ गया। बाहर नहीं आता, गोला नहीं आता, बच्चा आता है जिसका सर होता है, हाथ पैर होते हैं, एवरीथिंग इज देयर, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, ऑल द ऑर्गन्स आर देयर, दे आर ऑल फंक्शनल, और ऐसा बच्चा बाहर आता है, राइट। तो ये जो एक गोला बन रहा था उसके अंदर से ऑर्गन्स बनना शुरू कैसे हुआ, पूरा बॉडी कैसे बना, सेल से। हुआ क्या था, मान लो कि पहले महीने के अंदर 25-50 लाख सेल थे, वो 50 लाख सेल के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन वो 50 लाख सेल में से मान लो कि कोई 500, 700, 1000, 1200 सेल, जिसको बोलते हैं मदर सेल, वो हमारे बॉडी में होते हैं 50 लाख सेल में से ही। तो वो जो सेल्स है हमारे बॉडी के, जिसको हम मदर सेल बोलते हैं, उनके पास वो कैपेसिटी है, दे कैन गेट ट्रांसफॉर्म इन अ स्पेशलाइज सेल, वो खुद को तब्दील कर लेते हैं स्पेशलाइज सेल के अंदर, राइट। मान लो कि कोई एक सेल कार्डियक सेल में तब्दील हो गया, द फर्स्ट कार्डियक सेल ऑफ योर लाइफ इज नाउ जनरेटेड, सही है। अभी वो एक है, एक में से उसका भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, एक में से 2 होगा, 2 में से 4, तो वो आगे जाके पूरा हार्ट तैयार करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। कोई बन गया आपका नेफ्रॉन, तो वो आगे जाके आपकी किडनी तैयार करेगा। कोई बन गया न्यूरॉन, ब्रेन तैयार करेगा। ऑप्टिक सेल से तो आंखें तैयार करेगा, ऑप्टिक सेल है तो कान तैयार करेगा, पल्मोनरी सेल से तो फेफड़ा बनाएगा, हिपेटिक सेल है तो आपका लीवर तैयार करेगा, डर्मल सेल तो आपकी स्किन बनाएगा। तो कहने का मतलब है धीरे 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 धीरे, मंथ आफ्टर मंथ, आपके ईच एंड एवरी ऑर्गन्स दे गेट स्टार्टेड डेवलपिंग, और वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, राइट। जैसे जैसे ऑर्गन शुरू होता है उसके बाद उसकी सिस्टम्स बनती है, वो सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड, राइट। और जब 9 मंथ्स ख़त्म होते हैं तो एज पर द जेनेटिक कोड, जैसा उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे उसके ऑर्गन होने चाहिए, वो सारा तैयार हो जाता है। देन द चाइल्ड इज़ बीइंग डिलीवर्ड। तो जब बच्चा बाहर आ गया तो वो टाइम पे उसका पूरा डेवलपमेंट है, अभी जिस हिसाब से होना चाहिए था एज पर द जेनेटिक कोड, वो पूरा तैयार होकर बाहर निकल गया है। अभी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बच्चा जब बाहर निकलता है तो क्या होता है, इट इज़ अटैच विद द प्लेसेंटा। हाँ, वो प्लेसेंटा जो है अम्बिलिकल कॉर्ड, नाल बोलते हैं, उससे वो मदर के साथ जुड़ा रहता है। अभी वो जब जुड़ा रहता है तब तक ठीक है, बाहर निकला तो उसको सेपरेट तो करना पड़ेगा। देन द सीजर विल बी देयर, राइट, उसको कट करके सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे ही इसको कट करेंगे, उसके पहले तक क्या था कि वो बच्चे का डेवलपमेंट होना था, तो माँ और बच्चे दोनों के मदर सेल्स एक्टिव थे, जो उनको नया सर्जन करना था ना। अभी बाहर आने के बाद उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर सीजर चलेगी, मदर एंड चाइल्ड दोनों के धीरे 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 सारे मदर सेल्स दे विल गो डॉर्मेंट, इनएक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये इनएक्टिवेशन होता है, दिस डॉर्मेंसी इज़ लाइफ टाइम। तो कहने का मतलब कि हमारे सारे ऑर्गन है तो हमारे सारे के सारे मदर सेल हमारे बॉडी के अंदर है ही है। दिस मदर सेल्स आर स्टेम सेल्स। स्टेम सेल इज अ टेक्निकल वर्ड, नथिंग एल्स। हमारे जो मदर सेल है उसी को स्टेम सेल बोलते हैं। तो अभी हमारे सबके ऑर्गन है तो हमारे सबके मदर सेल हमारे बॉडी के अंदर है ही है। फिर भी अगर डायबिटीज़ है तो ठीक नहीं होता है। किडनी का प्रॉब्लम हुआ, नया नेफ्रॉन नहीं बना था, क्यों? क्योंकि वो मदर सेल्स डॉर्मेंट है, इनएक्टिवेटेड है, तो नहीं बना सकता। अगर अभी हमको उससे काम लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जगाना पड़ेगा ना। कुंभकर्ण की निंद्रा से उसको जगाना पड़ेगा। वी हैव टू एक्टिवेट देम। तो वो एक्टिवेशन कैसे होगा उसको? जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसको एक्टिवेट कैसे किया जाए? फ़ोन के लिए तो चार्जर है, सेल के लिए कोई चार्जर है? कोई मेडिसिन, कोई एपरेटस, कोई डिवाइस, इट विल नॉट हेल्प। अगर एक सेल को चार्ज करना है तो आइडेंटिकली मैचिंग दूसरा सेल अगर मिलता है और वो दूसरा सेल अगर उसके साथ फ्यूजन करता है, राइट, वो फ्यूजन करने के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली दे कम्युनिकेट, राइट। जैसे हम लोग अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, वी हैव ए लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। सेल्स के पास वो चीज़ें नहीं हैं, तो सेल क्या करेगा? जैसे फ्लक्चुएट करेगा,
तो यहाँ से वाइब्रेशन आना शुरू करेगा। दे कम्युनिकेट वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस, और जब वाइब्रेशंस आएगा तो हमारे जो मदर सेल है विच आर नॉट एक्टिवेटेड, न्यूक्लियस उसका काम नहीं कर रहा, तो इसको ये एक्टिवेशन होने की वजह से इसका जो एपिजेनेटिक फैक्टर है वो भी काम करना शुरू करेगा, दैट विल गेट एक्टिवेटेड। और एपिजेनेटिक फैक्टर एक्टिवेट होगा तो न्यूक्लियस काम करना शुरू करेगा, न्यूक्लियस काम करना शुरू करेगा तो ये सेल काम करना शुरू करेगा, बाद में इसका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा। नाउ इट कैन गिव राइज टू ए स्पेशलाइज सेल, अभी वो दूसरा स्पेशलाइज सेल बना सकता है। तो नेफ्रॉन का दिक्कत है तो नया नेफ्रॉन बना सकता है, बीटा सेल्स का दिक्कत है पैंक्रियाटिक सेल का तो नया बीटा सेल बना सकता है, न्यूरॉन का प्रॉब्लम है तो नया न्यूरॉन बना सकता है। कहने का मतलब कि सारे के सारे ऑर्गेनल डिसऑर्डर्स जितने भी क्रोनिक डिसीज है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मदर सेल, स्टेम सेल्स। तो ये भी पता चल गया कि अगर स्टेम सेल है तो ये इसका सॉल्यूशन आ सकता है। तो लाएंगे कहाँ से? उसका भी तो सोर्स मिलना चाहिए ना, कहाँ से लाएंगे? मैंने तो बता दिया कि हमारे बॉडी में है, साथ में ये भी बता दिया कि साला इनएक्टिवेटेड है तो काम का ही नहीं है। तो अभी हमको एक्टिवेटेड स्टेम सेल कहाँ से मिलेगा? ह्यूमन बॉडी में भी पॉसिबल है। देयर आर 3 बेसिक साइट्स वेयर यू गेट, 3 जगह पर है। एक है बोन मैरो, बोन मैरो से स्टेम सेल लेते हैं ना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो बोन मैरो से स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं, दे आर एक्टिवेट, क्योंकि वो ब्लड, हीमोग्लोबिन यानी पूरे हीमेटोलॉजिकल जो भी है वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स वहीं से बनते हैं हमारे पूरे सारे, राइट? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, एवरीथिंग वो वहीं से बनते हैं। तो वहाँ पर स्टेम सेल है विच आर एक्टिवेटेड। दूसरा है एपी, ये जो हमारा स्किन होता है ना उसका हाइपोडर्मल एरिया है ना, एपी और एंडो, इसके बीच का एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, इसके बीच का जो लेयर है जहाँ पर फैट्स होता है वहाँ से भी स्टेम सेल्स मिलते हैं, दे आर ऑल्सो यूजफुल। एंड द थर्ड वन इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, यानी नाड़ियों से जो मिलता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड से। अभी सबसे बेहतरीन कौन सा है? एम्ब्रियोनिक। जब बच्चा पैदा होता है वो टाइम पे नाड़ में से अगर लेते हैं तो वो सबसे बेहतरीन है। वो लेकर के वी हैव टू प्रिजर्व, और उसको प्रिजर्व करने के लिए आज की तारीख में बहुत सारी बैंक्स है, जैसे ब्लड बैंक होती है ना, स्टेम सेल्स की भी बैंक है। बड़ौदा में तो जाने तो पूरे इंडिया में 10 से 12 है। तो अगर वहाँ पर जब किसी भी बच्चे का डिलीवरी होना है वो टाइम पे अगर हमने वहाँ पर रजिस्टर करवा दिया तो वहाँ से वो बंदा आएगा, 10 मिनट में काम तमाम। बच्चा जब पैदा होता है वो प्लेसेंटा के अंदर से ब्लड ले लेगा, उसमें से डिराइव करेगा और उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और वो जो स्टेम सेल है उसको कम से कम 35 से 40 साल तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं? -196 टेम्परेचर में, -196। अभी ये जो है ना एसी हमारे घर में चलता है, मान 24 पे हम चलाते, 24-26, राइट? 24 पे अगर 24 पे एसी चलाए, 24 घंटे चलाए और 1 महीना कंटिन्यूस चलाए, फिर बिल कैसा आएगा? तगड़ा आएगा ना बिल आएगा। 24 में चलाएंगे तो +24 आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर वो -24 होगा तो एनर्जी कंजम्पशन विल बी क्वाइट हायर, तो लाइट बिल उतना ज़्यादा ही आएगा। और मैंने -24 का बात नहीं किया, -196। तो इतना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगा तो इतना ज़्यादा बिल आएगा, तो वो बिल किसको लगेगा? हमको ही लगेगा। तो उसको लेके रखने के लिए जो है चार्जेस आर वेरी हाई, पर वो रखना चाहिए। अगर किसी के भी यहाँ डिलीवरी हो तो आइडियली ही शुड कीप इट। क्यों रखना चाहिए? मान लो वो जो बच्चा पैदा हुआ आगे जाके उसको ऐसा कोई बीमारी हो गया, जैसे जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ 5-7 साल के बच्चों को हो जाता है, राइट? कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसेमिया है, अगर वो बचा के रखा है तो इट कैन बी ट्रीटेड, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। मान लो कि हमने वो बचा के नहीं रखा, सेकंड ऑप्शन इज बोन मैरो। बोन मैरो में से भी मिलता है, लेकिन उसका एफिकेसी रेशियो, उसकी रिजल्ट्स हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर से उसके अंदर बहुत अच्छा है। यानी ब्लड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, थैलेसेमिया, सिकल सेल, कोई किसी भी तरह का यानी एनीमिक कंडीशंस, तो वहाँ पर वो बहुत अच्छा रिजल्ट। ब्लड कैंसर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका।
उसको छोड़ के बाकी सब में 20-30%, उससे ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं है। और जो स्किन में से लिए, इट इज़ वंडरफुल फॉर स्किन ग्राफ्टिंग, उसको छोड़ के कहीं पर रिजल्ट नहीं है उसके। तो सबसे बेहतरीन कौन सा है? जो हमने प्रिजर्व करके रखा है। यहाँ पर बैठे सारे एजुकेटेड पीपल है, किसने प्रिजर्व करके रखा? मैं 40 साल से ये फील्ड में हूँ, मेरी बड़ी वाली बच्ची 30 की है, छोटी वाली 25 की है, मैंने उनका भी नहीं रखा। पैसा ज़्यादा था इसलिए नहीं, टेक्नोलॉजी वॉज नॉट देयर। इसको प्रिजर्व करने का टेक्नोलॉजी कब आया? जस्ट अभी 15 साल पहले। तो हमने तो प्रिजर्व नहीं किया। अभी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा? है ही नहीं। तो आइडियली अगर हमको अभी पता चला तो किसी का भी अगर पॉसिबल है, डिलीवरी हो रहा है, वी सजेस्ट कि भाई इसका प्रिजर्व करके रखो। हाँ, अभी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है, 1-1.25 लाख 1.5 लाख में हो जाता है। लास्ट ईयर मेरे डॉटर के यहाँ बच्चा हुआ ना, शी इज़ देयर इन टेक्सास, यूएसए में है। तो हमने उसका रजिस्टर करवाया था। वो बंदा आके 10 मिनट में स्टेम सेल निकाल के लेके गया प्रिजर्व करने को। $2200, $2.25 लाख रुपया वो लेके गया। इतने से काम नहीं बनता। वहाँ पर सिस्टम क्या है? एवरी ईयर उसका मेंटेनेंस देना पड़ता है, मेंटेनेंस चार्जेस $850। और उसको 35 साल रखना है, 40 साल रखना है, तब तक देना ही पड़ेगा, वो हर साल देना पड़ेगा। और एवरी ईयर देयर इज़ अ इंक्रीमेंट, यानी अभी 850 है, बढ़ेंगे फिर 3 साल के बाद वो 900 हो जाएगा। उसके 3 साल के बाद 1000 हो जाएगा, उसके 3 साल के बाद 1050, फिर 1150। अपन एवरेज 1000 भी गिन लेना, तो 35 साल अगर हमने प्रिजर्व किया है, $35,000 और देना है, यानी 35 लाख और मेरे को बताओ कि कोई भी बंदा ऐसा होगा कि वो बोलेगा कि भाई बिकॉज कि मेरा 35 लाख लगा है तो मैं वसूल करना चाहूँगा? वो तो बोलेगा, ऊपर वाले का प्रार्थना करेगा, भाई मेरे बच्चे को कुछ ना हो, चाहे मेरा पैसा गिर जाए। राइट। तो लाइक वाइज ये सारे के सारे जो डिसीज़ है उसका भी सॉल्यूशन हो सकता है अगर हमने उसके लिए कुछ तैयारियाँ की है। अगर हमने तैयारियाँ नहीं की, हमने अगर प्रिजर्व करके नहीं रखा है, देन व्हाट आर द ऑप्शन? 3 साइड मैंने बताई, बोन मेरो, हाइपोडर्मल एरिया और अम्बिलिकल। तो ये 3 में से हमने अगर कुछ नहीं किया तो क्या? व्हाट आर द सेकंड ऑप्शन? एनिमल्स। देखो स्टेम सेल मिलेगा तो कहाँ से पॉसिबल है? एनिमल से मिलेगा। सीधी सी बात है कि जहाँ से भी लेना है तो वो चीज़ जिंदा होनी चाहिए, सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, उसके भी मल्टीपल ऑर्गन्स होने चाहिए। मल्टीपल ऑर्गन्स हो गए तभी तो स्पेशलाइज सेल होंगे ना। सारे सेल एक किस्म के हैं तो स्पेशलाइज सेल होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देयर हैज़ टू बी मल्टीपल ऑर्गन्स। तो जैसे ह्यूमन के होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं। एनिमल के अंदर भी हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, एवरीथिंग इज देयर, सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर भी मिल सकता है। और अगर हमको पता चले कि वहाँ पर भी मिल सकता है तो हम कोई भी चीज़ को छोड़ेंगे? साइंटिस्ट हैव ट्राइड एवरीथिंग, उसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, बट इट वॉज नॉट यूजफुल बिकॉज क्या मैंने पहले बताया था कि वो आइडेंटिकली मैचिंग है तभी काम आएगा। अभी ह्यूमन स्टेम सेल यानी ह्यूमन सेल एज सच, उसका जो स्ट्रक्चर है और एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट ही है। तो मैच ही नहीं करेगा तो फ्यूजन होगा ही नहीं, फ्यूजन नहीं होगा तो काम नहीं आएगा। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। बराबर। थर्ड ऑप्शन कौन सा हो सकता है? प्लांट्स। क्योंकि प्लांट भी तो जिंदा है ना। साइंटिफिकली प्रूवन है दैट प्लांट डू हैव लाइफ। लाइफ ऐसा नहीं, दे हैव गॉट ए लाइफ साइकिल ऑल्सो, दे गॉट ए लाइफ स्पान। जैसे हमारे ऑर्गन्स है उसके भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। प्लांट के कौन से ऑर्गन्स होते हैं? प्लांट के ऑर्गन्स की बात करें। देखो, एक होता है उसका रूट, हाँ, एक होता है उसका स्टेम, एक होती है ब्रांचेस, फिर सब ब्रांचेस, फिर होते हैं लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स। ये भी तो उसके ऑर्गन्स ही है ना। एंड ईच ऑफ देम दे परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज। वो अलग अलग काम करते हैं सारे के सारे। जो काम उसके रूट का है वो उसके लीव्स का है नहीं, जो लीव्स का है वो फ्रूट का है
जो फ्रूट का है वो फ्लावर का था क्या? नहीं। फ्लावर का है वो सीड्स का? नहीं। मीन्स कहने का मतलब कि हर एक ऑर्गन अलग अलग काम करेगा, तो कैसे कर सकता है? स्पेशलाइज सेल है तभी तो होगा ना। और अगर वहाँ पर स्पेशलाइज सेल है तो आएगा कहाँ से? मदर सेल, स्टेम सेल, उसके अलावा तो हो ही नहीं सकता था। तो वहाँ पर भी मदर सेल हो सकते हैं, स्टेम सेल्स हो सकते हैं। ऐसा पहला थॉट किसके दिमाग में आया? यहाँ से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे एक बंदा जो स्विट्ज़रलैंड में बैठा था, स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, मीबेल बायोकेमिस्ट्री, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट। स्विट्ज़रलैंड का जो टोटल इकोनॉमी है ना, उसका 20% दे कॉन्ट्रीब्यूट, इतना बड़ा कंपनी है वो। थोड़े से हिंदी भी यूज़ करो सर, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ये पकड़ में नहीं आ रहा सब। नहीं, मैं यानी मैं क्या बोला तो मैं दोबारा से बोल दूँ? नहीं, जैसे कोई अच्छे आप ये अच्छे यूज़ कर रहे हो। नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं। थोड़ा हिंदी कोशिश करो ताकि चलो सबको लेके चलना है। 100% अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो बेसिकली ये जो मीबेल बायोकेमिस्ट्री है, दैट इज़ अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर उसके ऊपर पूरा रिसर्च चलता है वहाँ पर, राइट, हर एक चीज़ों के ऊपर। और वहाँ का जो फाउंडर है, साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रेड जूली, उसके दिमाग में वो टाइम पे ऐसा सोच आया, ऑलमोस्ट 28-30 साल पहले, कि यार अगर जितने भी क्रोनिक डिसीज़ है उसको ठीक करना है तो स्टेम सेल चाहिए, उसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है। स्टेम सेल चाहिए तो मिलेंगे कहाँ से? जो हमने ऑप्शन देखे वहीं से, वहाँ से तो ठीक नहीं हो रहा, वहाँ से मिलता भी नहीं, अपने हाथ में नहीं आ रहा है, एनिमल्स में भी नहीं है, ह्यूमन के भी बॉडी में इतना काम नहीं कर रहे। तो प्लांट के ऊपर क्यों ना ट्राई किया जाए? और उसने जब प्लांट के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, इट टुक 15 लॉन्ग ईयर्स, उसको 15 साल लगे प्लांट के कैलस में से स्टेम सेल्स को डिराइव करने में। और प्लांट के कैलस से जब स्टेम सेल डिराइव किया, तो ऐसा नहीं कि जैसे हमारे यहाँ होता है मार्केट में रख दिया, वहाँ पर तो बहुत चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है कि इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा। इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो ठीक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। आप लोग को मालूम रहेगा कम से कम 1000-1500 मेडिसिन ऐसी है इंडिया में जो डॉक्टर लिखते हैं, ऐसा नहीं, केमिस्ट भी अपने आप ही दे देता है ओवर द काउंटर। बाहर जाओ, दे आर ऑल बैंड, दे आर नॉट अलाउड। डॉक्टर भी नहीं प्रिस्क्राइब करेगा, ओवर द काउंटर तो मिलने का कोई स्कोप ही नहीं है। क्यों? बिकॉज दे हैव गॉट ए हैज़ार्डियस साइड इफ़ेक्ट्स, तकलीफ देने वाली साइड इफ़ेक्ट्स है वो, तो उसकी वजह से उसको वहाँ पर बैन किया है। तो जब सबसे पहले काम क्या हुआ कि जब उसके पास स्टेम सेल आए तो ही स्टार्टेड क्लिनिकल ट्रायल्स। उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ कि अलग अलग सेट ऑफ पेशेंट्स के अंदर कि भाई इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, कितने टाइम में, कितने डोज में, कैसा कैसा रिजल्ट आया। और वो जब 1.5-2 साल डबल गोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स चले, उसका जो रिज़ल्ट आया कि इसका ज़बरदस्त रिजल्ट है, इट्स वंडरफुली वर्किंग एंड देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देन दे अप्लाइड फॉर द USA FDA। US FDA का जब उसको सर्टिफिकेशन आया, उसके बाद उसने उसको अमेरिकन पेटेंट करवा दिया, और जब अमेरिकन पेटेंट करवा लिया उसके बाद मार्केट में अवेलेबल कराया। अभी वो जो 2 स्टेम सेल्स उसने डिस्कवर किए वो कौन से थे? मेलस डोमेस्टिका एंड सुडार वाइटिस। अभी सोचने वाली बात यह है कि हर प्लांट के अंदर तो स्टेम सेल होते ही होते ना। ऐसा कोई प्लांट है जिसके अंदर स्टेम सेल नहीं हुआ? होगा, हर एक के अंदर होगा, हर एक वनस्पति में स्टेम सेल तो मिलेगा। तो वो सारे क्यों काम नहीं आ रहे हमारे बॉडी में? सबसे पहले मैंने बताया था कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के साथ एग्जैक्टली रिजेंबल करेगा, आइडेंटिकली मैचिंग होगा, वही काम करेगा। तो हज़ारों वनस्पतियाँ होने के बावजूद भी उसको 2 ऐसी मिली कि जिसके कैलस से जो स्टेम सेल निकला वो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के साथ आइडेंटिकली मैचिंग था। बाकी मार्केट में आज की तारीख में जो